हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे तरीका से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। आपका एग्जाम अब बहुत ही करीब आ चुका है, जो कि फरवरी में होने वाला है। तो आप लोग अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे ताकि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके। तो बच्चों, आज के क्लास में हम आप लोगों को रसायन विज्ञान से बहुलक नामक चैप्टर, जहां से कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ही क्वेश्चंस, अधिकांश क्वेश्चंस बनते हैं, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। जो भी बहुलक चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो कि पिछले वर्ष, विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे ताकि आपको ये क्लास अच्छे से अच्छे तरीका से समझ में आ सके और आप इस चैप्टर से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी पूर्वक और सरलता से एग्जाम में देकर के आए, जो कि आप बिल्कुल सही सही बना करके आए। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए हुए। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन दिया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है। कुछ विकल्प दिए गए और आपको बतलाना है कि इन विकल्पों में से प्राकृतिक रबर कौन है। ध्यान देंगे, प्राकृतिक रबर जो है एक बहुलक है और प्राकृतिक रबर का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। प्राकृतिक रबर का नाम, रासायनिक नाम जो है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन है। इसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2। इसको हम लोग आइसोप्रीन भी कहते हैं, इसे आइसोप्रीन भी कहते हैं। यहां देखेंगे कौन सा सही ऑप्शन है कि प्राकृतिक रबर क्या है। यहां पर दिया गया फर्स्ट ऑप्शन आइसोप्रीन। तो बेटा सही ऑप्शन क्या होगा? यहां पर सही ऑप्शन ए होगा। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। चलिए, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, नायलॉन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? यह जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नायलॉन बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो नायलॉन बनाने के लिए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल मिलकर के नायलॉन का निर्माण करते हैं। चूंकि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन NH2 CH2 होता है और एडिपिक अम्ल COOH होता है। ये एडिपिक अम्ल है और ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। क्योंकि 6 कार्बन से बने हैं, अतः इनसे जो बहुलक बनता है उस बहुलक को नायलॉन 6,6 कहते हैं। नायलॉन 6,6 कहते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि वह कौन सा कच्चा पदार्थ है जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो नायलॉन बनाने में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखेंगे विकल्प एथिलीन, एडिपिक अम्ल, ब्यूटाडाइन और आइसोप्रीन। सही ऑप्शन क्या होगा? एडिपिक अम्ल। यहां पर सही ऑप्शन सी होगा, एडिपिक अम्ल, यानी नायलॉन 6,6 होना चाहिए था। चलिए आगे देखेंगे, F2C डबल बॉन्ड CF2 किसका मोनोमर है? यहां पर ध्यान देंगे, F2C डबल बॉन्ड CF2 इसका हम लोग अगर बहुलीकरण करें तो बनता है F2CF2 n टाइम्स। ये जो है F2C डबल बॉन्ड CF2, इसका नाम होता है टेट्राफ्लोरो। फ्लोरीन की संख्या आप देख रहे हैं 4 है, तो टेट्राफ्लोरो, डबल बॉन्ड आ गया, एथीन हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलीकरण करने पर टेफ्लॉन बनता है। क्या बनेगा बेटा? टेफ्लॉन बनेगा। यहां विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बेकेलाइट फिनॉल से
किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? बेकेलाइट की बात हो रही है बाबू। बेकेलाइट फिनॉल, बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? तो याद रखेंगे कि फिनॉल जो है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेकेलाइट का निर्माण होता है, बेकेलाइट बनता है। तो फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? यहां कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन होगा सी, फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर क्या प्राप्त होगा? बेकेलाइट प्राप्त होगा। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? यहां पर पूछा गया प्राकृतिक बहुलक कौन है? प्रोटीन, नायलॉन 6, ब्यूना एस और टेरिलिन। तो प्राकृतिक बहुलक जो कि प्रकृति के द्वारा तैयार होते हैं, प्रकृति स्वयं ही तैयार कर देती है, ऐसे बहुलक को प्राकृतिक बहुलक, और वे बहुलक जो कि प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहेंगे। तो यहां प्रोटीन जो है प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन कैसा बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? प्रोटीन। ये जो नायलॉन 6, ब्यूना एस और टेरिलिन जो है ये हो जाएंगे कृत्रिम बहुलक। कैसे बहुलक हैं? कृत्रिम बहुलक होंगे। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन ए होगा। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे ताकि आप सही से याद कर सकें। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? 2018 और 2019 दोनों साल पूछा गया है। ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है? विकल्प दिया गया, प्राकृतिक रबर है, संश्लेषित रबर है, लेटेक्स है या पॉलीथीन है। ब्यूना एन भी रबर है, ब्यूना एस भी रबर है, ये दोनों रबर हैं, लेकिन ये प्राकृतिक रबर नहीं है। ये चूंकि लैब में बनाए जाते हैं। कहां बनाए जाते हैं? इनको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, और प्रयोगशाला में अगर तैयार किया गया तो ये कृत्रिम बहुलक होंगे या संश्लेषित बहुलक कह सकते हैं। तो किस तरह के ये रबर हो जाएंगे? संश्लेषित रबर होंगे। सही ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन जो है कैसे तैयार किया जाएगा? एथीन का बहुलीकरण करना होता है। एथीन का बहुलीकरण करेंगे, एथीन का बहुलीकरण करेंगे तो यहां पर CH2N बनेगा, इसको कहते हैं एथीन, ये कहलाएगा पॉलीथीन। तो किसका बहुलक होगा पॉलीथीन? एथीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथीन का। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा बेटा? एथीन होगा, और एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनेगा। सही ऑप्शन बी हुआ। निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक यानी जैव निम्नीकरणीय बहुलक की बात हो रही है। जैव निम्नीकरणीय बहुलक पूछा गया, कौन इनमें से जैव निम्नीकरणीय बहुलक है? कुछ बहुलकों का नाम दिया गया है। जैव निम्नीकरणीय कौन होते हैं? वे बहुलक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा, जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जा सके, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जा सके, उन्हें जैव निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। यहां दिया गया सेल्यूलोज, पॉलीथीन, पीवीसी और नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सेल्यूलोज सही ऑप्शन है। सेल्यूलोज जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। यह जो है पेड़ पौधों की कोशिकाओं में, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है और इसे जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? ए सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है? कुछ बहुलकों के नाम दिए गए हैं, आपको बतलाना है कौन ऐसा है जो कि संघनन बहुलक नहीं है। विकल्प दिया गया ग्लिप्टल, नायलॉन 6,6, PTFE। PTFE, PTFE मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलक नहीं है? तो यहां पर PTFE जो है संघनन बहुलक नहीं है। किस तरह का बहुलक है? यह
योगशील बहुलक है। कैसा बहुलक है बाबू? योगशील बहुलक है। बाकी यहां जो आप देख रहे हैं ग्लिप्टल, नायलॉन 6 और डेक्रान, ये सब जो है किस तरह के बहुलक हैं? तो ये सभी योगशील बहुलक हैं। कैसे बहुलक हैं? योगशील बहुलक है। योगशील बहुलक। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को एक अन्य नाम टेफ्लॉन भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? टेफ्लॉन कहा जाएगा। तो टेफ्लॉन जो है संघनन बहुलक नहीं है। कैसा है? योगशील है। यहां ध्यान देंगे, गलती हो गया, इसे क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। ये सब संघनन बहुलक है, संघनन बहुलक है। और पीटीएफई कैसा है? योगशील, योगशील बहुलक है बेटा। तो पूछा है संघनन बहुलक कौन नहीं है? पीटीएफई संघनन बहुलक नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन यानी NH2CH2 6 टाइम्स NH2, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल के लिए COOH CH2 4 टाइम्स और COOH के संघनन से क्या प्राप्त होता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से क्या प्राप्त होता है? अगर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल का संघनन करेंगे तो नायलॉन प्राप्त होता है। कौन सा नायलॉन? नायलॉन 6,6। इसे नायलॉन 6,6 क्यों कहा गया? यहां पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या 6 है, यहां भी कार्बन की संख्या 6 है, दोनों में 6 कार्बन है, अतः इसे नायलॉन 6,6 कहा गया। तो यहां सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन बी होगा। आर्लान बहुलक होता है। आर्लान किसका बहुलक है? विकल्प दिया गया विनाइल साइनाइड, एक्रोलोन, ग्लाइकॉल, आइसोप्रीन। आर्लान को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी बोलते हैं। आर्लान को पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी बोलते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है नाइट्राइल के बहुलीकरण से बनता है, नाइट्राइल के एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से बनता है। एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलीकरण करने पर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है। तो आर्लान को क्या नाम दिया गया? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। किससे बनता है? एक्रिलोनाइट्राइल से। और एक्रिलोनाइट्राइल का एक अन्य नाम भी होता है, ये होता है विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड होता है। तो यहां सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? विनाइल साइनाइड होगा। सही विकल्प यहां ए होगा, विनाइल साइनाइड। निम्नलिखित में कौन थर्मोप्लास्टिक है? यहां पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? पीवीसी, पीवीए, बैकेलाइट या पर्सपेक्स। थर्मोप्लास्टिक की बात हो रही है। कौन थर्मोप्लास्टिक है? पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यह जो है थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। पीवीए पॉलीवाइनिल अल्कोहल, यह भी थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट यह थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है। और पर्सपेक्स ये भी थर्मोप्लास्टिक है। कौन थर्मोप्लास्टिक है? यहां पर तीनों सही होंगे। थर्मोप्लास्टिक कौन है? पीवीसी भी है, पीवीए भी है और पर्सपेक्स भी है। तीनों के तीनों क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। जबकि बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक नहीं है, यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उष्मादृढ़ प्लास्टिक कहा जाएगा। नायलॉन 6,6 की एकलक इकाइयां क्या है? नायलॉन 6,6 किससे बनता है? अभी कुछ समय पहले हमने इसी क्लास में पढ़ा कि नायलॉन 6,6 बनाने के लिए कौन से एकलक की आवश्यकता पड़ती है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन डी होगा। हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्लास को, बीच में कोई भी स्किप नहीं करेगा, क्लास को कोई नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए मेहनत की जा रही है ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जा सके, तो आप लोग भी अंत तक जरूर बने रहेंगे। पीवीसी बहुलक है। पीवीसी क्या होता है बाबू? पीवीसी जो है पॉलीवाइनिल क्लोराइड है।
पॉलीवाइनिल क्लोराइड है। यह किसका बहुलक है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो यह जो है वाइनिल क्लोराइड का बहुलक है। किसका बहुलक है? वाइनिल क्लोराइड का बहुलक है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया, ACH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ClCH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2Cl। तो देखिए ये गलत है, ये भी गलत है और डाई क्लोराइड कर दिया। सही ऑप्शन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यानी कि पीवीसी किसका बहुलक है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl का, अर्थात वाइनिल क्लोराइड का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा एकलक बहुलीकरण पर बहुलक नियोप्रीन देता है? किसका बहुलीकरण करने पर नियोप्रीन मिलता है? किसका बहुलीकरण करें ताकि नियोप्रीन प्राप्त हो? नियोप्रीन प्राप्त करने के लिए क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करना पड़ेगा। किसका बहुलीकरण करते हैं? क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करते हैं। क्लोरोप्रीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड C, Cl CH CH2, CHCH2। क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण अगर किया जाए, किसका बहुलीकरण करना होगा बेटा? क्लोरोप्रीन का अगर बहुलीकरण किया जाए, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड होगा, क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण किया जाए, ये नहीं होना चाहिए, यहां पर यही सही होगा। देखिए यहां पर ये तो टेफ्लॉन दे दिया, ये जो है वाइनिल क्लोराइड दे दिया, गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करने पर नियोप्रीन मिलेगा। कैप्रोलैक्टम के प्रयोग से, कैप्रोलैक्टम के प्रयोग से निर्मित बहुलक होगा। कौन सा ऐसा बहुलक है जो कि कैप्रोलैक्टम से निर्मित होता है? तो नायलॉन 6, यहां पर 6 होना चाहिए। नायलॉन 6 जो है कैप्रोलैक्टम से बनता है। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, टेरिलीन क्या है? यहां पर टेरिलीन क्या है? पॉलीगाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीएथिलीन या पॉलीप्रोपिल। ये टेरिलीन को डेक्रॉन भी कह सकते हैं, टेरिलीन या डेक्रॉन। इसका मोनोमर क्या होता है? पॉलीएस्टर होता है। तो सही ऑप्शन यहां पर बी होगा। टेरिलीन जो है पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर। फिनाल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? इनमें से किसको बनाने के लिए फिनाल का प्रयोग करते हैं? तो यहां सही ऑप्शन होगा बेटा बैकेलाइट। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? बैकेलाइट जो है सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बैकेलाइट बनाने के लिए, बैकेलाइट बनाने के लिए फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन किया जाता है। फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन किया जाता है। फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ए होगा। संश्लेषित मानव हेयर विग का निर्माण विनाइल क्लोराइड तथा एक्रिलोनाइट्राइल के सहबहुलक से होता है। सहबहुलक किसे कहते हैं? ऐसे बहुलक जिनमें एक से अधिक एकलक मिले होते हैं। ऐसे बहुलक जिनमें एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक कह सकते हैं एकलक होते हैं, मोनोमर होते हैं, उन्हें सहबहुलक कहते हैं। और जिनमें सभी मोनोमर एक समान होते हैं उन्हें समबहुलक कहते हैं। तो यहां पर 2 अलग अलग है, एक विनाइल क्लोराइड है और दूसरा एक्रिलोनाइट्राइल है। इसके सहबहुलक से होता है, क्या होगा भाई? संश्लेषित मानव हेयर विग का निर्माण विनाइल क्लोराइड तथा एक्रिलोनाइट्राइल के सहबहुलीकरण से होता है। उसे क्या कहते हैं? ये क्या बनाते हैं? आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? तो डाइनेल का निर्माण करते हैं। क्या बनाएंगे? डाइनेल का निर्माण करेंगे। डाइनेल किस तरह का बहुलक है बेटा? सहबहुलक है। डाइनेल सहबहुलक है जो कि विनाइल क्लोराइड और एक्रिलोनाइट्राइल के संघनन से बनता है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक है। कौन सा बहुलक ऐसा है जो कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? यहां सही ऑप्शन होगा लेक्सन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेक्सन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखेंगे, संघनन बहुलक है। इनमें से कौन सा संघनन बहुलक है?
रबर, प्रोटीन, पीवीसी या पॉलीथीन। रबर, प्रोटीन, पीवीसी या पॉलीथीन। तो रबर जो है एक योगशील बहुलक है। कैसा बहुलक है? योगशील बहुलक। प्रोटीन जो है, हाँ, प्रोटीन संघनन बहुलक होगा। किस तरह का बहुलक होगा? संघनन बहुलक। एमिनो अम्ल का संघनन होने से, एमिनो अम्ल का संघनन होने से प्रोटीन बनता है। यहां सही ऑप्शन होगा प्रोटीन। पीवीसी किस तरह का है भाई? यह भी योगशील है, योगशील है, और पॉलीथीन भी योगशील है। तो यहां पर पूछा गया संघनन बहुलक कौन है? प्रोटीन जो है संघनन बहुलक है। बेटा अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक, नॉन स्टिक बनाना नहीं खाना रहेगा भाई। नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तनों में प्रयुक्त बहुलक क्या है? नॉन स्टिक बर्तन क्या होते हैं? जिनमें कि तेल या पानी जो है चपकता नहीं है, उन्हें नॉन स्टिक बर्तन कहते हैं। खाना बनाने के लिए नॉन स्टिक बर्तनों में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर जो है पीवीसी गलत है, पॉलीस्टाइरीन भी नहीं रहेगा, पॉलीएथिलीन भी नहीं रहेगा। सही क्या होगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या होगा? देखिए टेट्राफ्लोरो होना चाहिए, टेट्राफ्लोरो, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होना चाहिए। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होगा, जिसे कि टेफ्लॉन भी कहते हैं, टेफ्लॉन भी कहते हैं। यहां पर कौन सा सही ऑप्शन होगा? डी सही ऑप्शन होगा बेटा। पीएमएमए बहुलक है। पीएमएमए किसका बहुलक है? पीएमएमए को हम कहेंगे पॉलीमेथिल मैथ एक्राइलेट, पॉलीमेथिल मैथ एक्राइलेट। इस किसका बहुलक होगा? तो केवल आगे से पॉली शब्द हटा देना है, पॉली शब्द हटा देंगे, बन जाएगा मेथिल मैथ एक्राइलेट का। सही ऑप्शन ए होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? ऐसे जितने बहुलक हैं जिन्हें पॉली शब्द लगा है, नाम से पहले पॉली शब्द लगा है, वहां से पॉली को हटा दिया जाए, बाकी जो बचेगा वह उसका मोनोमर कहलाता है। और पॉली शब्द लग गया तो बहुलक हो जाएगा, पॉलीमर बन जाता है। सही हो गया ऑप्शन ए। संश्लेषित रबर बहुलक है। संश्लेषित रबर किसका बहुलक होता है? ट्रांस आइसोप्रीन का, सिस आइसोप्रीन का, सिस तथा ट्रांस आइसोप्रीन। भाई आइसोप्रीन से जो है प्राकृतिक रबर बनता है, यहां पर संश्लेषित रबर की बात हो रही है। इनमें से कोई सही नहीं है, इनमें से कोई सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। बल्कनीकृत रबर है। बल्कनीकृत रबर कैसे बनता है? अगर प्राकृतिक रबर में सल्फर मिला करके, सल्फर कहें या गंधक कहें, सल्फर मिला करके गर्म किया जाए, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाकर के गर्म किया जाए, तो अब जो रबर प्राप्त होगा वह मजबूत रबर प्राप्त होता है, और इस तरह के रबर को बल्कनीकृत रबर कहते हैं। तो यह किस तरह का होगा? प्राकृतिक होगा या संश्लेषित होगा या अर्ध संश्लेषित होगा? हम यहां देख रहे हैं रबर कैसा है? प्राकृतिक है, प्रकृति से प्राप्त किया गया है। लेकिन प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाकर के गर्म किया गया, तो प्रकृति से प्राप्त किया गया, इसके बाद उसमें कुछ कृत्रिम विधि भी अपनाई गई, तो न तो पूर्ण रूप से यह प्राकृतिक कहलाएगा, न ही पूर्ण रूप से संश्लेषित कहलाएगा। तो यहां सही ऑप्शन क्या होगा? अर्ध संश्लेषित बहुलक। सही ऑप्शन होगा अर्ध संश्लेषित बहुलक। निम्न में कौन बहुलक नहीं है? इनमें से कौन ऐसा है जो बहुलक नहीं है? सिल्क, पीएनए, डीडीटी और स्टार्च, ये सब जो है बहुलक हैं, ये सब बहुलक हैं, लेकिन डीडीटी जो है बहुलक नहीं है, यह एक कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है। यहां सही ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, डीडीटी। स्वचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं। स्वचालित वाहनों के टायर जो है ब्यूना एस रबर से बनते हैं। किससे बनते हैं? ब्यूना एस रबर से। क्या कारण है कि ब्यूना एस रबर से ही वाहनों के टायर बनते हैं? इनमें घर्षण सहन शक्ति अधिक होती है, घर्षण सहन करने की क्षमता अधिक होती है, अतः ये ब्यूना एस रबर से बनाए जाते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? कि कितना गलती है भाई, ब्यूना एस करो यहां पर। सही ऑप्शन क्या होगा? ब्यूना एस रबर।
ब्यूना एस रबर होना चाहिए। चलिए यहां सही ऑप्शन ब्यूना, ब्यूना एट लिखा गया है, खैर कोई बात नहीं, ब्यूना एस होना चाहिए, ब्यूना एस होना चाहिए बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ब्यूना एस में ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन का अनुपात क्या होता है? ब्यूना एस कैसे बनता है? ब्यूना एस कैसे बनता है? तो ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन दोनों का संघनन करने से, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन आपस में मिलेंगे तो मिलकर के ब्यूना एस बनाते हैं। अब इनका अनुपात कितना होना चाहिए, कितना कितना मिलने चाहिए? तो ब्यूटाडाइइन की मात्रा जो है 75% होती है, स्टाइरिन की मात्रा 25% होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं 3:1 के अनुपात में मिलाना होगा, तब जाकर के ब्यूना एस बनता है। यानी सही ऑप्शन यहां सी होगा 3:1। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी है सही ऑप्शन 3:1। संश्लेषित रबर ब्यूना एस क्या है? संश्लेषित रबर ब्यूना एस क्या है? ब्यूटाडाइइन का बहुलक, स्टाइरिन का बहुलक, या ब्यूटाडाइइन तथा स्टाइरिन का बहुलक, विनाइल क्लोराइड का बहुलक। अभी हमने पढ़ा कि ब्यूना एस रबर कैसे बनता है, ब्यूटाडाइइन 75% और स्टाइरिन 25% मिलाने से। यानी किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन का बहुलक है। इसे क्या कहें, सम कहें या सह कहें? चूंकि दो प्रकार के मोनोमर से बन रहा है अतः इसे सह बहुलक कहा जाएगा। सही ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? इनमें से पॉलीएमाइड बहुलक कौन है? नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 जो है पॉलीएमाइड बहुलक होता है, क्योंकि इसमें एमीन की मात्रा पाई जाती है। बैकेलाइट गलत होगा, टेरिलिन गलत होगा, टेफ्लॉन गलत होगा। सही ऑप्शन क्या है बेटा? सी सही ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने बहुलक अर्थात क्लास 12 केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुलक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इन प्रश्नों को हमने हल कराया। आप लोग इस क्लास में अंत तक बने थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आप लोग घर में मेहनत करते रहें ताकि आपका एग्जाम बेस्ट से बेस्ट हो सके। फिर हम अगले क्लास में आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग मेहनत करते रहें, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।